ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में आज बात करना शुरू करेंगे। सो चैप्टर की हेडिंग क्या आएगी? सेमीकंडक्टर्स, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स चैप्टर को कुछ बुक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन जो है, ठीक है, इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन था उस पोर्शन को बोर्ड ने अपने सिलेबस से हटा दिया, और आज नहीं 2018 में इस चीज को हटा दिया गया था। So from 2018 the electronics portion has been removed from your NCERT syllabus, CBSE बोर्ड सिलेबस। हमें सिर्फ सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, बेसिक डिवाइसेस के बारे में। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो ये सेमीकंडक्टर शब्द हमने यहाँ पर लिखा है, इस सेमीकंडक्टर शब्द का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर समझने के बाद हमें ये देखना है कि सेमीकंडक्टर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। सेमीकंडक्टर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की वर्किंग देखनी। कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को अलाउ नहीं करते, एंड सेमीकंडक्टर्स वो डिवाइसेस हैं जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाया करते हैं, जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाया करते हैं, कहीं पे बीच में रहते हैं। ठीक है, तो इनकी बात अब यहां पर अपन शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। नाउ सी, मैं यहां पर तीन चीजें लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले कंडक्टर्स, फिर लिखूंगा इंसुलेटर्स, और बीच में लिखूंगा सेमी कंडक्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्टर्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, conduct electricity. Insulators, they do not conduct electricity. भाई ये कंडक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे इंसुलेटर्स। सर सेमीकंडक्टर क्या होंगे? बड़ा सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेस हैं जो कंडक्ट करते भी हैं और नहीं भी करते। जैसे कि अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर दे विल behave like insulator, and after increasing temperature they will behave like conductor. So their properties lies between conductor and insulator. ये कहाँ lie करते हैं? Lies between conductor and insulators. एक कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में कहीं पे lie करता है, जो lie between conductors and insulators. कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी लो रहती है, तो रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं, सो दे विल हैव लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टेंस। कंडक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर रेजिस्टिविटी कम होने के कारण द करंट इजीली फ्लोज इन देम। सेमीकंडक्टर ऑन द अदर हैंड क्या करेगा? अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मींस उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है। After increasing the temperature, more and more electrons they get free. Free electrons ज्यादा इलेक्ट्रॉन गैस बनाएंगे यहाँ पर, और वो इलेक्ट्रॉन गैस फिर कंडक्टर के फॉर्म में हमें सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज देना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गैस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे मूव इनसाइड द कंडक्टर, एंड कंडक्शन जो है उसी को कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कौन करवाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन गैस होती है। अपन इसकी बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है। सेमीकंडक्टर क्या है? ना ये इंसुलेटर की सारी प्रॉपर्टीज को रखता है, ना ये कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज को रखता है, ये कहीं बीच में लाया करता है। तो रेजिस्टिविटी अगर मैं इंसुलेटर की देखूं तो क्या रहती है? हाई। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर।
between conductor and insulator. So I hope you are getting it. किस तरीके से अपन को समझ में आ रहा है भाई। एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी अराउंड 10 टू द पावर -6 ओम सेंटीमीटर के आसपास रहती है। एक बहुत अच्छा इंसुलेटर अगर होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 14 से लेके 10 टू द पावर 22 ओम सेंटीमीटर तक रहती है। ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा है। 10 टू द पावर 14 से 10 टू द पावर 22 बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 2 से लेके 10 टू द पावर 9 तक रहती है, ठीक है। तो यू कैन सी ओम सेंटीमीटर, you can see that the semiconductor according to the resistivity of material it lies between conductor and insulator। एक insulator और conductor के बीच में lie करता है, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कौन लाई करता है? सेमीकंडक्टर। हर एक प्रॉपर्टी में, चाहे कंडक्शन प्रॉपर्टी हो, चाहे रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी। अब कंडक्टर और इंसुलेटर की स्टडी तो हम चैप्टर नंबर 3 में कर लेते थे। कंडक्टर और इंसुलेटर की स्टडी हम कहां करते थे? चैप्टर नंबर 3 में। अब हम बात करेंगे किसकी? इंसुलेटर्स की इन दिस चैप्टर। और ये देखेंगे कि कितने तरीके के, सॉरी, अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की इन दिस चैप्टर, और ये देखेंगे कि कितने तरीके के हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलिए बताइए, क्या ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? यस और नो? चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, लॉजिकल बात है, आसान बात है, सबको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। वेरी इजी थिंग। चलिए, अब सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की क्या रहेगी कि जब भी सेमीकंडक्टर बॉन्ड बनाता है, जब भी सेमीकंडक्टर बॉन्ड बनाता है, ये कौन से बॉन्ड बनाएगा? ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो ये चीज। मुझे तो कौन बता सकता है क्लास में कोवलेंट बॉन्ड और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है? यस, whosoever can give me the answer कि सर कोवलेंट बॉन्ड और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, हैंड रेज करके मुझे बताएं। यस, दो स्टूडेंट्स हु कैन गिव द आंसर कि सर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। अरे कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, ये तो सबको आता होगा। अगर कोवलेंट बॉन्ड नहीं आता तो कैसे आए 12th क्लास में तुम लोग? यस, कौन बताएगा भाई? नीलम कुमावत। सर कोवलेंट बॉन्ड तो सर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वो होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर? यस वंश। सर एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट सर, कंस्टिट्यूएंट सही बात है, पार्टिकल्स। एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है इनके अंदर, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए, अब होता क्या है, ध्यान से देखो। सेमीकंडक्टर कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, सेमीकंडक्टर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, दोनों बातें अपन को क्लियर होती है। सेमीकंडक्टर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो शेयरिंग करेगा, ना ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। मुझे जब सेमीकंडक्टर में डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी तो मैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर इंप्योरिटीज को प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। अब देखो ध्यान से कैसे प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एलॉय है, लेट अस से एलॉय कौन सा है? कॉन्स्टेंटन। कौन सा एलॉय है हमारे पास? कॉन्स्टेंटन एलॉय है। तो जो कॉन्स्टेंटन एलॉय है, दिस एलॉय इज मेड अप ऑफ 2 और 3 डिफरेंट मेटल्स। डिफरेंट मेटल्स को मिलाकर इस एलॉय को बनाया गया है।
डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को बनाकर इस एलॉय को बनाया गया है मिला के। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपन ने 3-4 एलिमेंट्स को मिलाया और फिर उसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को अटेन कर लिया। सेमीकंडक्टर में भी ऐसा है, एक सेमीकंडक्टर परफेक्ट तो होगा नहीं, उसके पास अपनी खुद की डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मुझे लानी पड़ेगी। अब वो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हम सेमीकंडक्टर की कैसे लेकर आए? हाउ कैन वी गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर? बाय इंट्रोड्यूसिंग सम अदर एलिमेंट्स। कुछ और एलिमेंट्स उसके अंदर बॉन्ड करवा दिए जाएं तो उनके साथ बॉन्डिंग करके वो उनकी भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इफ some other elements are introduced in the crystalline structure of semiconductor 28 12th साइंस। भाई अगर अपन सेमीकंडक्टर के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कुछ अदर एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा दें तो दोज एलिमेंट्स आर नोन एज इम्प्योरिटीज। उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज कहते हैं। अब इस इम्प्योरिटी के कारण क्या हुआ? डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हमें मिल गई, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। तो एग्जाम में आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज डोपिंग इन सेमीकंडक्टर्स, आप बोलेंगे सर डोपिंग का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस some foreign impurities, some other elements in order to get some desired properties. आपने क्या किया? सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर you have introduced some other elements to obtain some desired properties. कुछ desired properties को obtain करने के लिए then we say that this complete process is known as doping. इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग इज द प्रोसेस इन विच when we introduce some impurities, those impurities they bring their properties with themselves and वो properties फिर सेमीकंडक्टर्स को मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया? अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर, up to a certain temperature, semiconductor behaves like a insulator. भाई एक सर्टेन टेम्परेचर तक सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। टू ए सर्टेन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, and after that if further temperature is increased, and after that if temperature is increased, it behaves like conductor. भाई इसके बाद अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो सेमीकंडक्टर अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर इंसुलेटर है और उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर बनता है। अब मैं कोई बात बताऊं, इंसुलेटर मतलब रेजिस्टेंस शुरुआत में ज्यादा था, कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कंडक्टर बन रहा है, दैट मींस बाद में रेजिस्टेंस कम हो रहा है। सो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, याद करो, R इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा होता था थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अल्फा होता था थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब अगर यहीं पे सेमीकंडक्टर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? कौन बता सकता है? अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? हु कैन गिव द आंसर? अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? यस स्टूडेंट्स, यस
सर नेगेटिव। नेगेटिव होगी, बिल्कुल सही बात है। The value of alpha for semiconductors is negative. क्यों नेगेटिव? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो पूरे इक्वेशन में माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्या डिनोट करेगा कि भाई रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। पूरे इक्वेशन में नेगेटिव साइन आएगा और नेगेटिव साइन ये डिनोट करेगा दैट द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। सो इजी चीज है, आसान चीज है, याद रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? यस और नो? अब ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा आपने टेम्परेचर के साथ बोला, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन आगे देखेंगे जब अपन बैंड थ्योरी पढ़ेंगे। जब बैंड थ्योरी पढ़ेंगे वहां पर इसका रीजन भी देख लिया जाएगा कि सर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि प्रॉपर्टीज की ही बात हो रही है सर, तो सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो अपन सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, और उससे उसी को देख रहे हैं और किसी भी चीज को नहीं देख। ठीक है, तो अपन ने ये प्रॉपर्टी की बात कर ली, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे चलते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर, आगे देखते हैं क्या आता है मेरे पास। देखिए नेक्स्ट इज 6th नंबर प्रॉपर्टी कि भाई सेमीकंडक्टर बनाए कौन से एलिमेंट से जाते हैं। सेमीकंडक्टर बनाए कौन से एलिमेंट से जाते हैं, अपन उनकी बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम, सेमीकंडक्टर्स आर मेड फ्रॉम कौन से मटेरियल से? सेमीकंडक्टर्स आर मेड फ्रॉम 14th group elements. Semiconductors are made from 14th group elements. 14th group element से सेमीकंडक्टर्स को बनाया जाता है। अब 14th group element में कौन कौन आते हैं? सबसे ऊपर आता है कार्बन, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है जर्मेनियम। कार्बन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेमीकंडक्टर। कार्बन को हम सेमीकंडक्टर कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका भी रीजन बताऊं। सिलिकॉन और जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर की तरह माना जाता है। सो दीज टू आर कंसिडर्ड एज प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब ये सेमीकंडक्टर सर कहाँ यूज होते हैं? तो अपने पास डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टीवीज, इन सब में माइक्रोचिप्स लगी होती है। ये जो माइक्रोचिप्स हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, हम ये किसकी हेल्प से बनाते हैं? तो दीज आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स ओनली। ये सेमीकंडक्टर्स की मदद से ही बनाया जाता है। कैसे? आगे इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है अभी बैंड थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर समझ में आता है। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना है दैट सर सेमीकंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं? तो अपन बोलेंगे दीज आर 14th ग्रुप एलिमेंट्स। 14th ग्रुप के मौजूद एलिमेंट्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहेंगे, जिसमें कार्बन को सेमीकंडक्टर नहीं कंसीडर किया जाता। अब क्यों नहीं कंसीडर किया जाता तो उसकी भी बात करें। कार्बन को देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। ठीक है, छठे नंबर पे कार्बन आता है। कार्बन का शेल देखें तो ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन और थोड़े हायर स्टेट में चले जाओ तो 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ कार्बन का जो साइज है एज कंपेयर टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बहुत छोटा है। कार्बन का जो साइज है एज कंपेयर टू सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत छोटा है। बहुत छोटा है तो क्या होता है, आपने कार्बन के साइज की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब यार बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जब रहेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, देन व्हाट विल हैपन? तो यार यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हो पाते। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन को मैं फ्री कर पाऊं, और फ्री कर पाऊंगा तभी वो कंडक्टर बनेगा। तो कार्बन को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद जाके वो क्या करता है, एज कंडक्टर बिहेव करता है। बट सेमीकंडक्टर क्या है, बहुत रीजनेबल टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं और रेजिस्टिविटी उनकी कम हो जाती है। ठीक है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम को इसलिए सेमीकंडक्टर कंसीडर किया जाता है, बट कार्बन ड्यू टू इज स्मॉल साइज, electrons are present near the nucleus जिन पे क्या लगता है, strong attraction, and that's why this is not considered as a semiconductor। इसीलिए हम इसको semiconductor consider नहीं करते। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और
यस, सभी मुझे हैंड राइज करके बताएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लास, रेज योर हैंड्स। अब देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर्स अभी अपन ने बताए, दीज आर नोन एज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। इनको हमने क्या बोला? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि ये डायरेक्टली किससे फॉर्म किए गए? एलिमेंट्स के हेल्प से फॉर्म किए गए। इसमें कोई भी इंप्योरिटी मौजूद नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स ही मौजूद हो, कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी मौजूद होते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या हो गया? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हो, ठीक है, जिसमें क्या आता है? इंडियम फॉस्फोरस, कैडमियम सल्फर CdS, गैलियम आर्सेनिक एक्सेट्रा। मतलब दो हमने एलिमेंट्स को बनाया, मिक्स किया, और उनकी हेल्प से जो कंपाउंड बनता है, दैट इज बिहेविंग लाइक अ सेमीकंडक्टर। तो एलिमेंट्स के फॉर्म में सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, कार्बन क्यों नहीं है उसकी अपन ने बात करी। नेक्स्ट आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना है। सो दोस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो कि देख लिया इंडियम फॉस्फोरस, ठीक है, कैडमियम सल्फर, गैलियम आर्सेनाइड, हमने इन सब की बात कर ली। कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, ये तो हो गए बात इनऑर्गेनिक। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, एंड दोज आर एंथ्रासीन, दोज आर एंथ्रासीन, ठीक है, पॉलीपायरोल, पॉलीपायरोल, पॉलीथियोफीन, etc. So these are the examples of organic semiconductors. इसमें एंथ्रासीन तो ऑर्गेनिक है, पॉलीपायरोल, पॉलीथियोफीन ये जो है ये पॉलीमर्स है। ये क्या है? पॉलीमर्स। क्या मतलब होता है पॉलीमर्स का? कौन बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर? पॉलीमर चैप्टर है ना आपके केमिस्ट्री में 12th क्लास में। क्या मतलब होता है पॉलीमर का? देखें जरा, देखिए जरा, कौन बताएगा मुझे पॉलीमर का मतलब क्या होता है? देखिए जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर? अरे पॉलीमर का मतलब नहीं है, पॉलीमर चेन टाइप स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर मैं ऐसे चेन टाइप स्ट्रक्चर बना दूं, CH4 CH3 सॉरी CH3 CH2 CH2 एंड ऐसे चलता जाए। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर मैं बनाता जाऊं, चेन टाइप स्ट्रक्चर जो होते हैं, दोस आर नोन एज पॉलीमर्स। जैसे रबर, रबर क्या है? पॉलीमर है, ठीक है। तो चेन टाइप स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स ऑर्गेनिक, हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं व्हिच आर बिहेविंग लाइक सेमीकंडक्टर्स, जैसे पॉलीपायरोल, पॉलीथियोफीन। एंथ्रासीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच बिहेव्स लाइक सेमीकंडक्टर। एंथ्रासीन जो है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास और भी आता है, जैसे इनऑर्गेनिक, जिसके अंदर अपन ने देखा गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम सल्फर, ठीक है। तो इस तरीके की बात अपन ने कर ली। ये हो गए डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले हमने क्या देखा? सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हमने यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। सेकेंडली हमने सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन, किस तरीके से बनाया जाता है उसको। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन हमने सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन देखा कि सेमीकंडक्टर एलिमेंटल भी हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर कंपाउंड भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, पॉलीमर हो सकते हैं, ये सब बात है। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे सेमीकंडक्टर्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड्स।
और जो तीसरी चीज आती है उसको बोलते हैं बैंड थ्योरी। सो पहले बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दो, फिर अपन आगे चलें और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ energy bands. Yes, those who are having any doubts, no doubt, hand raise करके बताइए भैया कितने बच्चों को डाउट है इस टॉपिक में। How many students are having doubt regarding the topics which we have studied up till now? अभी तक जितने टॉपिक्स अभी अपन ने पढ़ लिए उनके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके मुझे बताएं। Yes. Done. चलिए, so next is classification based upon the energy bands. Energy bands के बेस पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है, let us talk about that. एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं पहले तो इसको स्टडी कर लेते हैं। तो छोटा सा टॉपिक देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर कल देखेंगे। फर्मी एनर्जी लेवल कल देखेंगे, आज फर्मी एनर्जी लेवल को नहीं देखेंगे। फॉरबिडन गैप एनर्जी बैंड जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बात करेंगे। देखिए ये एक एटम है, तो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट शेल्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अलग अलग शेल्स में। देखिए हमने बचपन से एक चीज पढ़ी है कि जो ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी सबसे कम, फिर जो उससे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा, फिर और उसके हायर एनर्जी लेवल में जाओगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और थोड़ी सी ज्यादा। एंड ऐसे करते करते आप ग्राउंड स्टेट से जैसे जैसे हायर ऑर्बिटल्स में जाते जाओगे आपको एनर्जी हाई दिखती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। सो एज यू आर मूविंग अप इन द ऑर्बिटल सेक्शन you will find that the electrons are having higher energy. इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। देखिए मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। पहले जब ये ऑर्बिट में था इसकी एनर्जी क्या थी, कम थी। पहले जब ये ऑर्बिट में था इसकी एनर्जी क्या थी, कम। लेकिन जब आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की और प्रोवाइड करने के बाद ये कहां जाता है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है कि जब आप किसी भी एटम को या किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करना शुरू करते हो, सो इट विल गेन दैट पर्टिकुलर एनर्जी, और उस एनर्जी को वो गेन करके हायर ऑर्बिट्स में चला जाएगा। सफिशिएंट एनर्जी दे दी तो फ्री हो जाएगा। इसका मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम एनर्जी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। और जो बॉन्ड्स में बना के बैठे हैं, जो अपने शेल में बैठे हैं, जो अपने ऑर्बिट्स में बैठे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में कम है। अब एक चीज ध्यान से समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं क्या वही कंडक्शन करवाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं क्या वही कंडक्शन करवाते हैं क्या, यस सर। those electrons which are free they will conduct electricity in the circuit। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा, और जो इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में बैठे हैं उनको नाम क्या दे रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम। तो इन एनर्जी को अपन डिफरेंट लाइंस के हेल्प से दिखाते हैं यहां पर एक ग्राफ के अंदर। ध्यान से देखो, मैंने यहां पर क्या किया, एक ऐसे लाइन बनाई, एक ऐसे लाइन बनाई, ये बना दी लाइंस, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा ऊपर जो मैंने एक बैंड बनता दिख रहा है इसको बोला कंडक्शन बैंड, और जो नीचे बैंड बनता दिख रहा है इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं, वैलेंस बैंड।
भाई अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने इसके कॉन्सेप्ट को समझा, हमने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट को समझा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है। एनर्जी बैंड मैंने यहाँ पर दो बनाए, आप ऊपर देख पा रहे हैं कंडक्शन बैंड, नीचे देख पा रहे हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस ऑब्वियसली एनर्जी इज लो, आप देखो ग्राफ के अंदर, कंडक्शन ऑब्वियसली एनर्जी इज हाई, आप देख पा रहे हैं ग्राफ के अंदर। बीच में एक और बैंड बन रहा है, बैंड नहीं है वो एक गैप रीजन है। उस गैप रीजन को क्या कहते हैं थोड़ी देर में देखेंगे, मुझे पहले ये बताइए यहां तक बात सबको क्लियर होती है कि यस और नो? चलिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी एनर्जी अभी अपन ने कम मानी, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स हु आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में बैठे हैं, अपने ऑर्बिट में बैठे हैं, दे आर हैविंग लो एनर्जी। सो उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर मुझे शो करना होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन से बैंड में शो करूंगा? वैलेंस बैंड में ऑब्वियसली, जिनकी एनर्जी क्या है, कम है। सो ये देखो मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की हेल्प से कहां शो किया? वैलेंस बैंड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अपने स्टेबल स्टेट में, अपने ऑर्बिट में, वैलेंस स्टेट में, तो हम उसे वैलेंस बैंड में शो करेंगे लाइक दिस। एक्स एक्सिस पे क्या, वाई एक्सिस पे क्या है एनर्जी, एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उसकी एनर्जी को भी तो शो करना है, तो हाँ ये लो अपन यहाँ पर भी कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये देखो अपन ने लाइंस ऐसे ड्रॉ की, और जो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री था उसकी एनर्जी को भी यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया, ये देखो उस इलेक्ट्रॉन को भी उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन थी उस पे उस इलेक्ट्रॉन को बना दिया। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन था कंसीडर्ड एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और उसको कंडक्शन बैंड के अंदर अपन ने शो कर दिया। सर एक बीच में गैप बनता दिख रहा है, एक बीच में गैप बनता दिख रहा है कंडक्शन और वैलेंस के बीच में, ये गैप क्या है? इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, इसको बोलते हैं फॉरबिडन, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है। फॉरबिडन गैप का मतलब क्या है कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसी एनर्जी नहीं रखता जो इस गैप के अंदर मौजूद है। कोई भी इलेक्ट्रॉन इस संसार में ऐसी एनर्जी पोजेस नहीं करता है जिसकी एनर्जी गैप के अंदर, फॉरबिडन गैप के अंदर मौजूद है। So there is no electron present in this universe which is having energy equal to the forbidden gap, या फिर जो एनर्जी लेवल्स forbidden gap के अंदर है। ये जो लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड है इसको EC से डिनोट करते हैं, जो हाईएस्ट एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड है इसको EV से डिनोट करते हैं, और फॉरबिडन गैप की जो वैल्यू आती है दैट इज EC माइनस EV। ये फॉरबिडन गैप की एनर्जी का कैलकुलेशन हो गया। तो ये गैप कैसे बनाया, ये ग्राफ कैसे बनाया, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हैंड रेज करके बताइए। अब इस पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है तो वो अपन कल की क्लास में देखेंगे, अभी तो